हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 जो कि है हमारा कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, वो करने जाएंगे। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको ये चैप्टर करने में। सो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे किस चीज की? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की। दो वर्ड सुने, हम क्या करेंगे यहाँ पर? कंपेयर करेंगे। क्या चीज करेंगे यहाँ पर? कंपेयर करेंगे ट्रेंड्स का। जो भी ट्रेंड्स होंगे उसका कंपेयर करेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं, कंपेयर करेंगे किसका? हम कंपेयर करेंगे इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर का। अब देखो, हमारे पास जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है, हमारे पास दो इंडिकेटर होंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको देख लेते हैं दोबारा से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर और दूसरा हो जाएगा हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। मैंने पूरा लिखा बट हम इसको लिखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर और दूसरा हो जाएगा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। हम क्या करेंगे? इसको स्टडी करेंगे, इनके जो हमारे ट्रेंड्स होंगे ना उसको स्टडी करेंगे। अब हम इसको वन बाय वन समझ लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते क्या है? अगर हम बात करें, जो पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर होता है वो होता है हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम क्या इंडिकेशन देता है? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेशन देता है। अगर हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, इट मींस हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, और अगर ये डिक्रीज होगा तो इट मींस हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? खराब है। और जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे कंजम्पशन, और मैं बता दूं जैसे हमारे पास इन्वेस्टमेंट, और जैसे मैं बता दूं आपको इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल नेशनल ट्रेड। तो ये चारों हमारे क्या हो गए? ये चारों हमारे एग्जाम्पल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेड इंडिकेटर्स के। मतलब इनको हम क्या करेंगे? इन जो तीन कंट्रीज है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, उसको कंपेयर करेंगे कि भाई इंडिया का जीडीपी कितना है, पाकिस्तान का जीडीपी कितना है, चाइना का जीडीपी कितना है, इंडिया का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, पाकिस्तान का, चाइना का। तो इन सबको हम क्या करेंगे? यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जैसे हम बात करें, फर्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई तीनों कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी अच्छी है या किसकी ज्यादा है? या हम बात करें पर कैपिटा इनकम, किसका ज्यादा अच्छा है पर कैपिटा इनकम? या हम बात करें एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन तीन। अच्छा, मैं कुछ पॉइंट्स आप ऊपर बताता हूं। जैसे चौथा पॉइंट होगा हमारे पास हेल्थ। तीनों कंट्री में से हेल्थ या ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स किन कंट्री का ज्यादा अच्छा है? जैसे हम बात करें लिटरेसी रेट, इसको स्टडी करेंगे। जैसे सिक्स्थ पॉइंट हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, तीनों कंट्री में से जो तीनों कंट्री है क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। सेवेंथ हमारा ले लो पुअर्टी, तीनों कंट्री के बीच की पुअर्टी को स्टडी करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड को स्टडी करेंगे। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ये हो गए, और ये हो गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर, और ये हो गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। हम क्या करेंगे इस चैप्टर में? हमारा जो मेन पर्पस है वही है कंपेयर करना, किसको? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को तीनों कंट्री के, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के तीनों कंट्री के, और जो तीनों कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है उनको क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे कि जो हमने शुरू से लेकर जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है, तीनों कंट्री
तब से लेकर अभी तक तीनों ने कितना ग्रो करा है, चाहे वो इकोनॉमिक इंडिकेटर के थ्रू, चाहे वो ह्यूमन इंडिकेटर के थ्रू। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे हमें मेन इसमें स्टडी करना क्या है। सो अब इससे पहले हम कंपेयर करें, कुछ हम इनका डेवलपमेंट पाथ देख लेते हैं। तीनों ही कंट्री का जो डेवलपमेंट पाथ है ना, तीनों ही कंट्री का लगभग लगभग क्या है, सेम है। अगर हम बात करें कह रहा है ऑल द थ्री नेशन स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पार्ट एट द सेम टाइम। जो तीनों ही कंट्री है ना, तीनों ही कंट्री ने अपना जो डेवलपमेंट पाथ है वो लगभग लगभग सेम स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल थ्री नेशन स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पार्ट एट द सेम टाइम। हमने बताया कि जो तीनों कंट्री थी, तीनों ही कंट्री ने लगभग लगभग देखो, इंडिया और पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस थी वो कब आई थी, वो 1947 में आई थी। अगर हम बात करें कि जो इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी वो 1947 में मिली थी। बट जो चाइना बना था ना, प्रॉपर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो कब बना था, 1949 को। तो हम कह सकते हैं जो तीनों का डेवलपमेंट पाथ है वो क्या है, लगभग लगभग सेम स्टार्ट हुआ था। अब हम देखते हैं, कह रहा है ऑल थ्री कंट्रीज हैड स्टार्टेड देयर प्लानिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज इन सिमिलर वेज। जैसे जो इंडिया ने भी सिमिलर स्ट्रेटेजीज, कैसे सिमिलर स्ट्रेटेजीज, ऐसे कि जो तीनों ही कंट्री है, तीनों ही कंट्री ने ग्रो करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 ईयर प्लानिंग से स्टार्ट करा है। तो हम चेक करते, देखो जो इंडिया की फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी, 1951 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी। वही अगर हम बात करें पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी कब शुरू हुई थी, 1956 में। और हम अगर बात करें चाइना की, तो उसकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1953 में। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट पाथ है ना तीनों का, लगभग लगभग क्या था, सेम ही जगह से शुरू हुआ था। हम बात करते हैं 2013 तक जो पाकिस्तान अपनी कितनी 5 ईयर प्लानिंग, पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन 11th 5 ईयर प्लानिंग डेवलपमेंट प्लान। कह रहा है कि जो 2013 तक पाकिस्तान ने अपनी 11th 5 ईयर प्लानिंग पे काम कर लिया है। और अगर हम वही चाइना की बात करें, चाइना ने 2016 से लेकर 20 तक, 2016 से लेकर 20 तक कितनी 13 5 ईयर प्लानिंग वो कर चुका है, और जिसमें कि उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी करी है। जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना कितना आगे ग्रो कर चुका है। और वही बात करें हम, तो 2017 में जो 12 से लेकर 15 तक जो लास्ट 5 ईयर प्लान चला था इंडिया का, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, तो गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लानिंग को हटाकर एक दूसरा मॉडल ले आया, और उसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, उसके थ्रू वो कंट्री को डेवलप कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा एंड अंटिल मार्च 2007 इंडिया इज फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान कर रहा था 2017 तक, 2012 से लेकर 2017 तक, जो 12वीं 5 ईयर प्लान थी, प्लान बेस्ड ऑन डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, जो 2012 से लेकर 2017 तक था ना, उसने भी 5 ईयर प्लानिंग जो मॉडल था वो फॉलो करा था। बट गवर्नमेंट चेंज होने के बाद गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इस 5 ईयर प्लानिंग से हमने बहुत ज्यादा अचीव नहीं करा है, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। देन मोदी सरकार ने उस स्ट्रेटेजी को चेंज करके अपनी दूसरी स्कीम चलाई, प्लानिंग कमीशन के थ्रू उन्होंने अपना दूसरा मॉडल तैयार करा। ठीक है, अब बात करते हैं जो करंट की बात करें, करंटली पाकिस्तान में कौन सी 12वीं 5 ईयर प्लान चल रहा है, 2018 से 2023 तक का कौन सा चल रहा है, 2012 5 ईयर प्लान चल रहा है, 2018 से लेकर 2023 तक। अगर हम वही चाइना की बात करें, तो चाइना का चल रहा है 14वीं 5 ईयर प्लानिंग चल रही है। और इंडिया की बात करें, तो इंडिया हैज बीन लेड टू रेस्ट बाय द गवर्नमेंट। इंडिया ने 2017 तक अपनी 5 ईयर प्लानिंग पॉलिसी चलाई थी। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत की सरकार है, वो 5 ईयर प्लानिंग ना चला के दूसरा मॉडल चला रहा है, क्या करने के लिए, देश को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, अब कह रहा है जो इंडिया और पाकिस्तान है ना, उन्होंने तो सेम स्ट्रेटेजीज फॉलो करी है, बल्कि चाइना ने भी करी थी। और चाइना इंडिया और पाकिस्तान से बहुत आगे ग्रोथ में निकल चुका है। ठीक है, कह रहा है स्टिल 1980 ऑल थ्री कंट्रीज हैव सिमिलर ग्रोथ रेट्स एंड पर कैपिटा इनकम। फिर इन्होंने बताया कि जो 1980 तक जो तीनों कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, जो ग्रोथ है
तीनों कंट्री का क्या था, ग्रोथ रेट या पर कैपिटा इनकम इक्वल था। पर कैपिटा इनकम की मतलब जो ह्यूमन है पर कैपिटा इनकम तीनों कंट्री का क्या था, सेम था। बट नाउ जो चाइना है वो बहुत तेजी से आगे ग्रो कर चुका है। तो जैसा कि अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। इस चैप्टर का जो मेन एम है वो है हमारा कंपैरेटिव स्टडी करना इंडिया का, पाकिस्तान का और चाइना का। तो हम स्टडी करें उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस फर्स्ट एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। उससे पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, है ना। वही तो बात कह रहा है, बिफोर वी मेक ए कंपैरेटिव स्टडी, इससे पहले हम थोड़ी कंपैरेटिव स्टडी करें। हम समझ तो लें कि उसको एनालाइज तो कर ले स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स कि उनका इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, चाइना का एंड पाकिस्तान का। क्योंकि इंडिया का स्ट्रक्चर तो हमने फर्स्ट चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक में हमने इंडिया का ही स्ट्रक्चर पढ़ा है। एक चैप्टर में हम जब चाइना और पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा उनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए, जैसे उनका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, उनका ज्योग्राफी, उनका पॉपुलेशन, लैंग्वेज या इकोनॉमी क्या है। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, इंडिया में तो स्टडी नहीं कर पाएंगे बट हाँ ठीक ठाक लेवल पे अगर हम इनके स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स को स्टडी कर लेते हैं चाइना और पाकिस्तान को, तो हमें कंपैरिजन करने में और भी इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम चाइना के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो चाइना क्या है, एक चाइना वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पीपल एंड कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन है। जो चाइना है ना वर्ल्ड की ओल्डेस्ट, और क्या बोला, ओल्डेस्ट पीपल की और कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन है। मतलब बहुत समय से चाइना के जो लोग हैं ओल्डेस्ट पीपल सिविलाइजेशन है चाइना। और बताया कि कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट्स एंड कल्चर डेटिंग बैक मोर देन 6 मिलियन, मतलब 6000 सालों से जो चाइना का कल्चर है वो कंटिन्यू ऐसे ही क्या हो रहा है, चल रहा है। अगर हम ऐसे ही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में, अगर पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ना, अगर पाकिस्तान हिस्ट्री की बात करें तो उसको कैरेक्टराइज करा जाता है बाय पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ से उसको कैरेक्टराइज करा जाता है, उसकी हिस्ट्री को देखा जाता है। दूसरा मिलिट्री रूल और तीसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आज तक पाकिस्तान में कोई भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पूरे 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। दूसरा चीज, वहां पर हमेशा ऐसा हुआ कि मिलिट्री रूल लग जाता है, जो मिलिट्री का हेड है वो क्या करता है, तख्ता पलट करके देश को लीड करता है। और तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, उनका कुछ ऐसा पीरियड भी रहा है जो पाकिस्तान में एक पीरियड ऐसा रहा है जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफी अच्छी हुई है। फिर एक और इंफॉर्मेशन है, 1971 में एक सिविल वॉर हुआ जो कि ईस्ट पाकिस्तान में हुआ, जिसने क्या करा, एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश कंट्री को बॉर्न किया। सो आई होप फर्स्ट हिस्ट्री बैकग्राउंड आपने चाइना का भी देखा और पाकिस्तान का भी देखा। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो जो चाइना है ना, चाइना कहां सिचुएटेड है, चाइना ईस्टर्न एशिया में सिचुएटेड है। आप मैप के अकॉर्डिंग समझ सकते हो चाइना ईस्टर्न एशिया में सिचुएटेड है। और बात करें कि जो चाइना ना पैसिफिक ईस्ट से घिरा हुआ है, चाइना किससे घिरा हुआ है, पैसिफिक ईस्ट से घिरा हुआ है, ईस्टर्न एशिया। और बात करें जो चाइना है ना, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, किसके बाद, कनाडा और रशिया के बाद ना चाइना वर्ल्ड की जो 3rd क्या लार्जेस्ट कंट्री है, जिसका जो एरिया वो कितना है, 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया से लगभग 3 टाइम्स मोर बड़ा एरिया है किसके पास, चाइना के पास। वही बात करें पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान है कहां लोकेटेड है, साउथ एशिया में लोकेटेड है, एशिया के साउथ लोकेशन में। और बात करें बॉर्डर सेंट्रल एशिया, मतलब जो सेंट्रल बॉर्डर सेंट्रल एशिया के बीच में आता है और मिडिल ईस्ट के बीच में, मतलब मिडिल ईस्ट और जो बॉर्डर सेंट्रल एरिया है उसके बीच में पड़ता है। जो कंट्री का एरिया वो कितना, 7,96,065 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इसका कल्टीवेटेड एरिया, मतलब कल्टीवेटेड एरिया जितने में जो एग्रीकल्चर हो सकता है वो 2,21,300 है, जिसमें से फॉरेस्ट भी कल्टीवेटेड का पार्ट होता है, जिसमें से फॉरेस्ट कितना है,
फॉरेस्ट है 42,300 स्क्वायर किलोमीटर, तो उसका फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो चाइना वर्ल्ड की क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। मोस्ट, सबसे ज्यादा चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। बट अब तो इंडिया उसको क्रॉस करके आगे निकल चुकी है। जो उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 1,371 मिलियन। को भी जो डाटा है, ये कब का डाटा है, 2015 का एस्टिमेटेड डाटा है। जो चाइना की हर साल पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो 0.5% पर एनम है। हर साल 0.5%, मतलब 200 फैमिली, 200 पीपल पे एक पीपल बढ़ता है हर साल। ठीक है, और जो इनकी लैंग्वेज है, वो जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो शिनो तिब्बतन है। कौन सी लैंग्वेज है, शिनो तिब्बतन। ज्यादातर जो स्टेट्स है चाइना के अंदर, काफी सारे स्टेट्स हैं, वहां पर बोले जाते हैं शिनो तिब्बतन। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान वर्ल्ड का 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 188 मिलियन पॉपुलेशन है। और अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो चाइना में अगर इस साल से हो तो अगले साल 2% और इंक्रीज होता है, मतलब 2.1% पर एनम इसका इंक्रीज होता है। जो चाइना की 1/3 पॉपुलेशन है ना, वो गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। और जो चाइना है सेकंड वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री है। किसके बाद, इंडोनेशिया के बाद जो सबसे ज्यादा मुसलमान है ना, वो कहां पर है, पाकिस्तान में है। और जो चाइना की नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, और साथ ही साथ वहां पर इंग्लिश भी, उर्दू के बाद जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश है। ठीक है, तो ये हमने अपने हिस्ट्री बैकग्राउंड, ज्योग्राफी और पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज के बारे में इन डेप्थ में स्टडी कर लिया है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी को बड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो हमें मेन को स्टडी करना है, मेनली जो हमें स्टडी करना है वो इकोनॉमी को ही स्टडी करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले कह रहा है जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी के बारे में हमें बताया ग्रेट लीप फॉरवर्ड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के बारे में बताया था, जो इसका इंट्रोडक्शन है ना वो किसने करा था, इनिशिएटेड बाय माओ। ये माओ ने इनिशिएट करा था। चाइना को कोई रेवोल्यूशनरी पर्सन था, क्रांतिकारी इंसान था, जिसने ये इनिशिएट करा था। इसके अंदर जो उसका मेन मोटिव था, इसके अंदर उसका मेन मोटिव क्या था, मॉडर्नाइज करना। क्या करना, मॉडर्नाइज करना, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना था। और जो इसका जो मेन फोकस है ना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लानिंग का, इसका मेन ये था कि भाई हमारी इकोनॉमी को क्या करना है, हमारी इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी से, मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से क्या करना है, हमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाना है। ग्रेट लीप, इसका मतलब ये था। ठीक है, अच्छा, इसको जो था ना, इसके अंदर क्या क्या कम्यून सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया। कम्यून सिस्टम क्या होता है, कलेक्टिव फार्मिंग करना। कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब ऐसा होता है कि एक एरिया में एक ही एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना। वो माओ ने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा कि अगर फार्मिंग भी करनी है ना तो कम्यून फार्मिंग करनी पड़ेगी। कम्यून फार्मिंग क्या होता है, वो स्पेलिंग से बता दो, कम्यून फार्मिंग, कम्यून सिस्टम। इसमें क्या होता है, कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे, सारे जो फार्मर्स है एक जैसी फार्मिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे उस चीज का प्रोडक्शन बहुत हायर लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें, अच्छा, इसके अंदर एक चीज थी, लगभग कब, 1958 में 26,000 कम्यून्स स्टार्ट करे गए, जिसने सारे फार्मर्स, जितनी भी फार्मिंग थी ना, उन सबको कवर कर लिया गया। मतलब फार्मिंग करना जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, 1958 में 26,000 कम्यून्स क्रिएट करे गए, ताकि हम जो फार्मिंग सेक्टर था उसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया जाए। अच्छा, दूसरा कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है कि ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इसका जो स्टार्टिंग थी ना, इसकी स्टार्टिंग कब करी थी, 1965 में। तो इसकी स्टार्टिंग में 1965 में करी थी। जो इसका मेन एम था वो क्या था, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को क्या करना, दूसरी कंट्रीज में लर्न करने के लिए भेजना। और फिर जब वहां की कोई भी जो डेवलप कंट्री है, अगर उनको स्टडी कर लेंगे तो हम उसी के बेसिस पर यहाँ पर चाइना अपने कंट्री में भी मॉडल अप्लाई करेगा और अपने देश को डेवलप करेगा। फिर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन चाइना। इसके अंदर चाइना ने क्या करा, देखो, इनिशियली उसने क्या करा, जो इनिशियल फेज था
उसके अंदर एग्रीकल्चर को प्रमोट करा। एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट किया गया? एग्रीकल्चर को, फॉरेन ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करा। स्टार्टिंग में भाई पहले किस पे फोकस करा? एग्रीकल्चर पे, फॉरेन ट्रेड पे और इन्वेस्टमेंट पे। फिर जो लेटर फेज था, मतलब जो बाद का फेज था, उसमें उसमें फोकस करा किस पे? उसके बाद फोकस करा इंडस्ट्री पे, कि हम अपने इंडस्ट्री को क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। तो इसमें दो तरीके रिफॉर्म्स लेकर आ गए कि इनिशियल में एग्रीकल्चर पे, फॉरेन ट्रेड पर और इन्वेस्टमेंट फोकस को, और जब वो ठीक होगा तो उसके बाद किस पर फोकस करा? उसके बाद फोकस करा इन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर पर। ड्यूअल प्राइसिंग इन रिफॉर्म्स प्रोसेस, इसमें इन्होंने क्या करा? इन्होंने फार्मर पर और इंडस्ट्री पर दोनों को एक फिक्स प्राइस, कौन कितने पे बेचेगा और कौन इंडस्ट्री कितने में खरीदेगी, ये प्राइस कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। तो इसमें ड्यूअल प्राइसिंग इन द इस रिफॉर्म में इन्होंने ये करा, चाइना गवर्नमेंट ने। और लास्ट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए ताकि जो फॉरेनर इन्वेस्टर थे ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको क्या करा जाए? अट्रैक्ट करा जाए, क्योंकि इस इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत तरीके की सब्सिडीज मिलती है, ताकि जो बाहर कंट्री के लोग आए, सस्ते में उनके प्रोडक्ट बने, जिससे इकोनॉमी, चाइना में रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और चाइना डेवलप करे। तो इस तरीके से चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे। अगर हम वही बात करें पाकिस्तान की, तो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए तीन मेथड होते हैं। या तो वो कंट्री सोशलिस्टिक तरीके से चलेगी कि सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का हुआ, या कैपिटलिस्टिक वे में चलेगी कि ओपन कर देंगे, सारा काम प्राइवेट सेक्टर करेगा, कुछ सेक्टर को गवर्नमेंट के अंडर में लिया जाएगा। और तीसरा सेक्टर है मिक्स इकोनॉमी। दोबारा से बात करते हैं, पहला सोशलिस्टिक। मोस्ट ऑफ द कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास रहेगा। अच्छा, जब भी मैं कहूं मोस्ट ऑफ द सेक्टर गवर्नमेंट के पास रहेगा, इन द सेंस ऐसा नहीं कि 100% रहेगा, मतलब कुछ सेक्टर प्राइवेटाइजेशन भी रहेंगे, बट जो मोस्ट पॉपुलेशन का, मतलब जो ज्यादातर पार्ट है गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की, तो मोस्टली जो कंट्रोल कौन करेगा? प्राइवेट पर्सन कंट्रोल करेंगे मोस्टली, बट जो मेन चीज है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। बट जब हम बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी की, तो मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहेगा और प्राइवेट सेक्टर भी क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे मार्केट को। तो जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने किसको चुना? मिक्स इकोनॉमी को। फिर बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसी। अच्छा, चाइना ने किस लिए? चाइना ने अपने ग्रोथ को लिए, मतलब डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी वेरियस पॉलिसी अडॉप्ट करी, ताकि पॉलिसी अडॉप्ट करने से उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको क्या मिल सके? पुश मिल सके, और वो कंट्री अच्छे लेवल पर जा सके, डेवलप हो सके। फिर कह रहे ग्रीन रेवोल्यूशन। चाइना ने पाकिस्तान ने अपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट करा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रॉन्ग करा जा सके। फिर कह रहा है इंपोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970s। 1970 तक जो भी कंट्रोल था ना प्रोडक्शन पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो किसका था? गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर रखा था। नेशनलाइज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल में था सारी चीजें। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में था। बट उसके बाद गवर्नमेंट ने चीजें धीरे धीरे क्या करनी स्टार्ट करी? प्राइवेटाइज करनी स्टार्ट करी, ताकि भाई उनको पता लग गया था कि जो भी चीजें गवर्नमेंट सेक्टर में रहेगी ना, उनका डेवलपमेंट बहुत स्लो होगा, और अगर हम इसको प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो इसमें तेजी से ग्रोथ आएगा। तो उस 1970s के बाद उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा? उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट करा। फिर कह रहा फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970 में उन्होंने यूरोप कंट्री से फाइनेंशियल हेल्प भी ली। जैसे यूरोप कंट्री से, जैसे अपना हो गया इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, या इन जैसे देशों से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनसे फाइनेंशियल हेल्प ली। और जो हमारे दुबई, अपना ये होगा क्या कहते हैं, टर्की जैसे कंट्री से, जो कहां पर है, दूसरी जो कंट्री लोकेशन है, खाड़ी देशों से भी पैसा लेने इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प ली। और फिर फाइनली कह रहा है रिफॉर्म्स इन 1988 एंड 1988 में इन्होंने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिसे एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है,
इसको भी अडॉप्ट करा। इस तरीके से इन्होंने अपनी इकोनॉमी को मतलब मजबूत करने के लिए ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज का रिफॉर्म्स किया। सो आई होप ये पूरा डिफरेंशिएट करके मतलब साइड बाय साइड करके आपको और अच्छे तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करने में इसको हेल्प मिलेगी। ये जो तरीका था मुझको दोनों के बीच में एनालाइज करवाने का, ये सबसे अच्छा तरीका लगा। मतलब कि मैं आपको पहले चाइना का बताता फिर पाकिस्तान का बताता, वो उससे ज्यादा बेटर था कि इसको क्या करके डिफरेंस करके बताना, इससे अब आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। जो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, अब वही चीज हम डाटा के साथ कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे अगर क्वेश्चन जो होता है वो डाटा के बेसिस पर आपको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, आपको उस डाटा की हेल्प से क्या करना होता है, उसको उस आंसर को फ्रेम करना होता है। ठीक है, सो काफी अच्छी थ्योरी समझने के बाद चाइना एंड पाकिस्तान की जो हमने स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी समझने के बाद अब हम फाइनली कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं इनके जो इनको कैसे फ्रेम करा जाता है, इनके आंसर को कैसे फ्रेम करा जाता है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो हमें क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया जाएगा और फिर आपको बोलेगा कि आप क्या करो, इसको एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो, इस डाटा को एक्सप्लेन करो। पहले हम इस डाटा को समझते हैं, देन उसके बाद हम इसको फ्रेम करेंगे कि इसका आंसर कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमने क्या करा, कंपैरेटिव स्टडी किसके किसके बीच में, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। सबसे पहले देखा हमने इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, कौन सी कंट्री है, वो कंट्री है हमारे पास चाइना। और अगर उसके बाद बात करें इंडिया और पाकिस्तान तो बहुत ही पीछे है क्योंकि वो बहुत छोटी कंट्री भी है। अगर हम बात करें एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मींस अगर पिछले साल 100 पॉपुलेशन थी, 100 लोगों की संख्या थी, तो एक साल के बाद इंडिया में कितना बढ़ जाएंगे, 1.03 बढ़ जाएंगे। अगर हम बात करें चाइना में 0.46 ही बढ़ेंगे। एक्चुअली चाइना में जो वन चाइल्ड पॉलिसी है ना, इसकी वजह से जो चाइना की पॉपुलेशन है वो बहुत स्लोली ग्रो कर रही है। ग्रोथ रेट क्या है चाइना का, बहुत स्लो है। बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्या है, सबसे ज्यादा है, 2.05। ठीक है, वही डेंसिटी देखते, डेंसिटी क्या है पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर सबसे ज्यादा कहां पे लोग रहते हैं, इंडिया के अंदर 1 किलोमीटर में 455 लोग रहते हैं। वही कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में 275 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, और चाइना में सबसे कम है। इसका रीजन यह है कि चाइना जो है ना इंडिया से 1/3 है। बेशक पॉपुलेशन उसकी ज्यादा है, बट चाइना का जो एरिया है पॉपुलेशन के साथ साथ जो उनका एरिया है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 148 लोग। जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो मीन्स 1000 मेल पर कितनी फीमेल है। बात करें इंडिया की, 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, 924 इंडिया के अंदर है, और पाकिस्तान के अंदर 943 और चाइना के अंदर 949। तो इससे पता चलता है जो इंडिया की कंडीशन है वो कंपैरेटिवली सबसे खराब है। फर्टिलिटी रेशियो होता है कि जो वुमेन होती है वो कितने बच्चों को बर्थ देती है, एक वुमेन कितने बच्चों को बर्थ देती है। तो इंडिया का है 2.2। एक जो वुमेन होती है वो ऑन एन एवरेज 2.2, मतलब ये एवरेज निकाला गया है कि 2.2 बच्चों को बर्थ देती है। अगर वही बात करें पाकिस्तान की, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में एक वुमेन क्या करती है, लगभग अगर आप देखो तो 4 बच्चों को बर्थ देती है। और ये सबसे कम है चाइना का, क्योंकि चाइना ने वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी ली थी। बट फिर भी काफी लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा वुमेन बर्थ दे देती है, मतलब एक से ज्यादा चिल्ड्रन को वुमेन बर्थ दे देती है। वही बात कर रहे हैं अर्बनाइजेशन की, जो चाइना में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है, मतलब सबसे ज्यादा शहर कहां पर है, चाइना में 59। उसके बाद पाकिस्तान में भी हमारे से ज्यादा शहर है विच इज 37। और अगर हम बात करें इंडिया में, सबसे कम परसेंटेज है इंडिया में 34। अगर टोटल 100 शहर है, 100 एरिया है, जिसमें से बात करें 34% ही क्या है, अर्बनाइजेशन है, बाकी क्या है, रूरल एरियाज है। सो अगर हमें क्वेश्चन में ये अगर आपको आ गया या ऐसी कोई सा भी आ गया तो हमें इसको कैसे प्रेजेंट करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे को इसको ही रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा।
वैसे तो 6 के 6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मैं आपको 2 3 या 4 बता देता हूं, फिर आपको देखना आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि आपकी भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलो मैं 1-2 पॉइंट बता देता हूं। जैसे हमारा अगर फर्स्ट में बात करूं, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, तो सबसे पहले बात करें एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की, तो चाइना क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो हम लेंगे चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद 1393 मिलियन पीपल, है ना। बस एंड चाइना हमने बता दिया। अब हम इंडिया के बारे में बताएंगे। इंडिया क्या है, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बस अब फाइनली हम क्या बता देंगे, पहले इसका बता देंगे पॉपुलेशन, विद कितना पॉपुलेशन है, 1352 मिलियन पीपल। अब बात करेंगे, दो जगहों को तो हमने कंपैरिजन कर दिया, तीसरा का किसका कंपैरिजन करेंगे, पाकिस्तान का। एंड पाकिस्तान इज लेस पॉपुलेटेड कंट्री, है ना, इन कंपैरिजन टू चाइना एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया। और बता भी देते हैं किसका पॉपुलेशन कितना है, 212 मिलियन पीपल। ठीक है, सो आप देख रहे हो कितना आसान है। जो सबसे हाईएस्ट है उसको, जो सबसे बेस्ट है, मतलब बेस्ट का मतलब जो सबसे अच्छा दिख रहा है उसको ऊपर, फिर उससे कम वाले को नीचे, देन ऐसे रिप्रेजेंट करना आपके इसके आंसर को। ठीक है, चलो इसका दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा हम लेते हैं एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब हर साल इनकी कितनी ग्रोथ बढ़ती है, तो 1.03% तो इंडिया की बढ़ती है, 0.46 चाइना की और 2.05 पाकिस्तान की। इसको कैसे लिखेंगे, पहले दूसरा हम हेडिंग डाल देंगे। क्या है हमारा हेडिंग, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो हम बताएंगे चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, सबसे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे चाइना ग्रोथ रेट। चाइना की ग्रोथ रेट क्या है, चाइना की एनुअल ग्रोथ रेट लिखते हैं, चाइना एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, सबसे ज्यादा है ना, तो लिखेंगे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। क्या है, ज्यादा है या सबसे कम है, सबसे कम है, तो हमने सबसे उसके बारे में लिखा, ये अच्छा है। तो चाइना एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज लोएस्ट, क्या है, सबसे लोएस्ट है। और वही बात करें, ऑल्दो चाइना क्या है, चाइना इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एज कंपेयर टू इंडिया। विच इज कितना है, जो कि कितना है, 0.46, कितना है हमने बताया। अच्छा, इसका हम बताया कि कंपैरिजन, इंडिया के कंपैरिजन में कितना, इंडिया का कितना है, हमारे पास इंडिया का 1.03 है ना, एंड चाइना का कितना था, 0.46। ठीक है, यहां पे लिख दिया लोएस्ट विद 0.46, यहां पे मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, हमने लिखा चाइना एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज लोएस्ट विद 0.46, ऑल्दो चाइना इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एज कंपेयर टू इंडिया, और इंडिया का हमने ग्रोथ रेट बता दिया, एनुअल ग्रोथ रेट। अब बात करेंगे पाकिस्तान की, एंड
पाकिस्तान का ग्रोथ रेट कितना है? 2.03, 2.05, 2.05। द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है? द रीजन फॉर लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, द रीजन फॉर लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज वन चाइल्ड पॉलिसी। क्या है? वन चाइल्ड पॉलिसी। देखो हमने बता भी दिया कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। अब आप इसके बाद कौन सा रिप्रेजेंट करें? चलो डेंसिटी का भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डेंसिटी को अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मान लो हमारा थर्ड है डेंसिटी, ठीक है। तो देखो डेंसिटी में सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी, मतलब सबसे लोएस्ट लोग पर किलोमीटर में कहां पे रहते हैं? चाइना के अंदर, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर, फिर उसके बाद इंडिया के अंदर। तो इंडिया के बारे में लिखेंगे, बताएंगे ऑल दो, वैसे तो ऑल दो चाइना क्या है? इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। वैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है? चाइना के अंदर ही है। एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज लोवेस्ट। कह रहा है कि भाई सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, बट ग्रोथ रेट उनका क्या है? कम है, ठीक है, इन चाइना, ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान, एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? एज ए रिजल्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज लोएस्ट। और कितना है लोएस्ट? दैट इज 148 एज कंपेयर टू इंडिया, जो कि इंडिया कितनी है? 455 एंड पाकिस्तान का कितना है? 275, ठीक है। सो हमने डेंसिटी का भी बता दिया, ऐसे लिखेंगे। एक और लिख देते हैं, अच्छा पहले समझ लेते हैं, दो इनका समझाया तो इनका बता दूंगा। देखो सेक्स रेशियो क्या है? 1000 मैन पर कितने वुमेन है? इंडिया के अंदर 924। अगर वही बात करें पाकिस्तान की तो 1000 मैन पर 943 वुमेन है। और यही बात करें चाइना की, चाइना के सबसे ज्यादा 949 वुमेन है पर 1000 मैन। फर्टिलिटी रेशियो हमने देखा था कि जो एक वुमेन है वो इंडिया के अंदर लगभग 2.2 बर्थ कर देती है। ये सबसे कम है चाइना में और सबसे ज्यादा कम है पाकिस्तान में। और सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन कहां पर है? सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन चाइना में है, उससे कम पाकिस्तान में, और सबसे कम अर्बनाइजेशन जो शहर वाले राज्य है वो इंडिया में है। सो हम एक बार अर्बनाइजेशन को स्टडी कर लेते हैं। तो जो सबसे ज्यादा वो कहां पर है अर्बन क्षेत्र? चाइना में। तो चाइना से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बोलते हैं अर्बनाइजेशन इज द हाईएस्ट इन चाइना। सबसे ज्यादा कहां है? चाइना में। हाईएस्ट इन चाइना कितना है? दैट इज 59% है, 59%। इन इंडिया it is 34% and in Pakistan urbanization is 37%। सो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। अगर जैसे इसमें हमसे, वैसे तो इतनी सारी चीजों के लिए आया नहीं आपसे,
एक या दो चीज को पूछेगा, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 जो इंडिकेटर्स है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। या तो आपसे 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो जो मेन हमारा जो चैप्टर था कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, वो मेनली इसी को स्टडी का था। इसी ट्रेंड को स्टडी करना है हमें और उसको बताना है कि सबसे अच्छा कौन है, उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, और उसका रीजन भी देना है। जितना भी लिमिटेशन, मतलब जितना भी इस चैप्टर में हमने बता रखा है, हमें मतलब लिमिट कर रखे इस चैप्टर में, ज्यादा हमें थ्योरी बताई नहीं है, बट जितना भी बताना उसी के रीजन को देकर हमें इसको एक फ्रेम करना आंसर की किस तरीके से आप इसको लिखोगे। जिस तरीके से आप देख रहे हो कितना अच्छा रिप्रेजेंट करा है, इस तरीके से आपको भी रिप्रेजेंट करना है। सो यहां पर हमारा जो कंपैरेटिव स्टडी था चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया का कंप्लीट हुआ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।